तो आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान और उसका भाग 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे हम संघ। संघ का मतलब क्या होता है? तो संघ का मतलब मैं आपको बता दूं कि संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार। पूरी केंद्र सरकार पढ़ेंगे। पूरी केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, संसद आती है जिसके अंदर लोकसभा आती है, फिर राज्यसभा आती है, अटॉर्नी जनरल आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, सीएजी आता है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंतर्गत अपन पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। पहले अपन राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है उनको देख लेते हैं। एक बार मैं बस जस्ट रीड करूंगा, उसके बाद उनको सबको डीप में समझेंगे। सारी की सारी चीजें अपन सिस्टमेटिक देखेंगे। तो देखते हैं अपन सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। पहली बात मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति कौन होता है, क्या होता है, इसकी सारी चीजें इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के मामले में देश का प्रथम नागरिक होता है। इसे देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। या प्रोटोकॉल में देखें तो प्रोटोकॉल के मामले में सबसे पहली जो रैंक होती है वो राष्ट्रपति की होती है। दूसरे नंबर पे प्रोटोकॉल में आते हैं वो आते उपराष्ट्रपति है। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रोटोकॉल के मामले में भी सबसे पहले प्रथम व्यक्ति जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्र अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल है, तो कौन कौन से आर्टिकल है, उन सारे आर्टिकलों को डीप में समझेंगे। वन बाय वन अपन देखते चलते हैं। पहले मैं जस्ट एक बार इंडेक्सिंग बताऊंगा, उसके बाद फिर डीप में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 52 में क्या है। तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आपको दे रखा है कि भारत का राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति कौन होगा, क्या होगा, उसकी पूरी डिटेल्स अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां क्या होती है। अब राष्ट्रपति के पास बहुत सारे पावर होते हैं, उन पावर को अपन देखेंगे कि वो कौन कौन से पावर है। वो आर्टिकल 53 के अंतर्गत दे रखे हैं। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 54 पे। तो आर्टिकल 54 के अंतर्गत अपन देखें तो इसके अंतर्गत दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, ये सब अपन आर्टिकल 54 के अंतर्गत निर्वाचक मंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम बात करें कि आर्टिकल 55 के अंतर्गत क्या दे रखा है। तो आर्टिकल 55 के अंतर्गत ये दे रखा है कि राष्ट्रपति पद की नियुक्ति। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रोसेस से होता है, क्या पद्धति है, कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है, ये सारी की सारी चीजें अपन आर्टिकल 55 के अंतर्गत अभी पढ़ेंगे। फिर दे रखा है आर्टिकल 56। तो 56 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल है। राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होगी, कितने कार्यकाल होगा, तो वो आपको आर्टिकल 56 के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। फिर दे रखा आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अब पुनर्निर्वाचन क्या होता है कि अगर कोई राष्ट्रपति डबल से चुना जाता है तो वो कितनी बार चुना जा सकता है। तो जैसे भारत में तो ऐसा कोई रूल नहीं कि आप कितनी भी बार चुने जा सकते हो। बाकी आपने अमेरिका का पढ़ा हो कभी, तो अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जा सकता। ये उनकी पॉलिसी है और हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हो राष्ट्रपति पद के लिए। अब आप 58 में देखते हैं। तो 58 में क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता। अब इसमें क्या दे रहा है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होगी, तो अपन अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, पूरा डीप में इसको पढ़ेंगे। फिर है 59 के अंतर्गत दे रखा है राष्ट्रपति पद की शर्तें। तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, वो अपन 59 के अंतर्गत देखेंगे। फिर दे रखा है आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 के अंतर्गत अपन देखेंगे कि राष्ट्रपति पद की शपथ। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, संविधान की शपथ कौन दिलाता है। तो आपको पता होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शपथ जो दिलाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो ये अपन 60 के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आपका आर्टिकल 61 के अंतर्गत दे रखा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब महाभियोग क्या प्रोसेस होती है, तो जब राष्ट्रपति अपने पद का उल्लंघन करते हैं उस स्थिति में राष्ट्रपति पर एक महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जाता है। तो वो प्रोसेस अपन आर्टिकल 61 के अंतर्गत देखेंगे।
फिर आपको दे रखा है आर्टिकल 61 के बाद में आर्टिकल 62। तो 62 के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति का पद किसी भी सिचुएशन के कारण खाली हो जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, ये सारी चीजें अपन आर्टिकल 62 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम इसको सिस्टमेटिक 1 बाय 1 सारा डीप में पढ़ेंगे, देखते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले आपने दे रखा है कि आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होता है। ये वाली बात हमें संविधान के किस आर्टिकल में मिलती है, तो ये आपको याद रखना है कि संविधान के आर्टिकल 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। फिर दे रखा है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता। अब अगर अपन देखें कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता क्या क्या है, तो ये अभी अपन ने देखा था आर्टिकल 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की योग्यता के अंतर्गत। तो अपन आर्टिकल 58 के अंतर्गत जो अभी अपन ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 समझा रहा हूं, यहां दे रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट है, उसमें दे रखा है आपको कि वो भारत का नागरिक हो, मतलब उसके पास इंडियन सिटीजनशिप हो तो वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, अदरवाइज वो भारत का राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास अदर कंट्री की नागरिकता है और वो इंडिया में राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट ये दे रखा है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा क्या दे रखा है कि वो 35 साल की आयु को पूरी कर चुका हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले कितनी उम्र होना चाहिए, ये 35 साल ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 एज कंप्लीट होना अनिवार्य है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, ये दूसरा पॉइंट। अब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्य हो। लोकसभा में बहुत सारी पॉलिसी एक साथ आ जाएगी कि लोकसभा का मतलब होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें भी लोकसभा, तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। और यही चीज अगर अपन उपराष्ट्रपति के केस में पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति के केस में बस ये चेंज होगा कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। राष्ट्रपति में क्या याद रखना है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। उपराष्ट्रपति में क्या याद रखना है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। तो लोकसभा का सदस्य का मतलब वो एक सांसद बनने की योग्यता रखता हो, वो भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। पर उसमें एज डिफरेंस क्या रहता है कि आपको अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, मतलब लोकसभा का सदस्य बनना है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको एज चाहिए 25, राष्ट्रपति बनने के लिए एज चाहिए 35। तो ये चीज याद रखना, इसलिए इसको 35 को अलग से दे रखा है, नहीं तो वो लोकसभा में क्लियर हो जाता। तो ये चीज याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 की एज जरूरी है, और राष्ट्रपति के बाद अगर केवल सांसद ही बनना है तो सांसद के लिए 25 की है। तो मैंने ये बता दिया है कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो 35, और अगर आपको सांसद बनना है तो उसके लिए 25 की एज होना जरूरी है। तो ये तीन चीज याद रखनी है आपको राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता में, कि पहला है वो भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद की शर्तों के लिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो देखते हैं फिर। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होना चाहिए। तो आर्टिकल 58 में आर्टिकल 59 के अंतर्गत दे रखा है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। संसद का मतलब होता है लोकसभा का सदस्य ना हो,
और ना ही राज्यसभा का सदस्य हो। उसके बाद में दे रखा है राज्य विधानमंडल। विधानमंडल में ना तो वो विधानसभा का सदस्य हो, ना वो विधान परिषद का सदस्य हो, और यदि होगा तो वो उस पद ग्रहण की तिथि से अपने पद पर नहीं होगा। अगर मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है और वो राष्ट्रपति चुनाव जीत भी गया है, तो जब भी वो अगर पहले वो विधायक है तो विधायक का पद उसे त्यागना होगा, अगर वो सांसद है तो सांसद का पद त्यागना होगा। कहने का मतलब है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, होना चाहिए, और अगर वो होगा तो जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन उस पद को पहले त्यागेगा और फिर राष्ट्रपति वाला पद ग्रहण करेगा। ये चीज याद रखना है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि ऐसे पद पर नहीं रह सकता जहां से राष्ट्रपति को लाभ हो रहा है या वो कहीं से अर्निंग कर रहा है। तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, शर्तें आदि में उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिएगा कि अभी जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है, अभी सरकार भी उनकी है, उसी पार्टी की है, बीजेपी की, और उसके बाद में राष्ट्रपति भी बीजेपी की है, तो दोनों सेम पार्टी के। अब मान लीजिएगा कि सरकार अगर चेंज हो जाती है, सरकार कांग्रेस की हो और राष्ट्रपति बीजेपी का हो, तो संसद में ज्यादातर कैंडिडेट किन के होंगे? लोकसभा में कैंडिडेट किन के होंगे? जिनकी सरकार होगी। मान लो सरकार अगर कांग्रेस की बन जाए और राष्ट्रपति बीजेपी का हो, तो कांग्रेस वाली सरकार ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रपति की सैलरी में कमी कर दी जाए, उनकी शर्तों में भी कमी कर दी जाए, तो ये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। ये चीज याद रखना है। तो सबसे पहले एक ही चीज याद रखना है, राष्ट्रपति पद की शर्तों के लिए संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। अगली कंडीशन है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ के पद को धारण नहीं करेगा, और उसके बाद में दे रखा है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों, सेवा शर्तों आदि में उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कंडीशंस आपको याद रखना है। पहले मैंने कहा कि भैया सबसे पहले क्या याद रखना आपको कि या तो संसद का सदस्य ना हो, संसद के साथ साथ विधानमंडल। अब विधानमंडल का सदस्य भी ना हो, और अगली कंडीशन है कि लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद में क्या दे रखा है आपको कि उस अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसमें? कि भैया शर्तों में क्या दे रखा है कि उसके, देखो यहां पे क्या दे रखा है कि देखो लाभ के पद पर ना हो, और उसके बाद में आपको दे रखा है कि शर्तों में आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों। तो यहां दे रखा है वेतन भत्तों में, बिगड़ गया ना, तो वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में दे रखा है आर्टिकल 54, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो सबसे पहले दे रखा है आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें शामिल होंगे, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन शामिल नहीं होगा, ये देखेंगे अपन आर्टिकल 54 में। तो आर्टिकल 54 के अंतर्गत है निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, कौन नहीं होता है, देखते हैं। दे रखा है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य का मतलब होता है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, ये आपको याद रखना है। तो लोकसभा के सदस्य लेंगे, राज्यसभा के सदस्य लेंगे, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो राज्य विधानसभा होती है, तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये याद रखना है। लोकसभा के सदस्य लेंगे, राज्यसभा के सदस्य लेंगे, और राज्य विधानसभा मतलब सांसद लेंगे, विधायक लेंगे, ये याद रखना है। और स्पेशली दे रखा है दिल्ली तथा पुदुचेरी, तो आपको याद रखना है दिल्ली तथा पुदुचेरी,
दिल्ली तथा पुदुचेरी ये दोनों यूनियन टेरिटरी है, दोनों यूनियन टेरिटरी के सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी जैसे हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरी है, तो 8 यूनियन टेरिटरी में से केवल 2 यूनियन टेरिटरी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, एक तो दिल्ली करेगी, दूसरी करेगी पुदुचेरी, ये याद रखना। और इसे कब जोड़ा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। तो 70वें अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, ये चीज याद रखना है। तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। मैंने कहा कि आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल दे रखा है, जिसमें लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे, राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होंगे। जितने भी राज्य उनकी सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे और दिल्ली तथा पुदुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि दिल्ली तथा पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया। तो ये याद रखना है कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पुदुचेरी को जोड़ा गया है। यही चीज आपको याद रखना है। फिर देखते हैं आगे। फिर आपको दे रखा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन नहीं होगा। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यह पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो जो होगा वो मैंने आपको बता दिया, एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि लोकसभा का सदस्य सारे, राज्यसभा के सदस्य, फिर राज्य विधानसभाओं के सदस्य, फिर दिल्ली तथा पुदुचेरी दोनों यूनियन टेरिटरी के सदस्य। अब इसके में भाग कौन नहीं लेगा ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो सबसे पहले दे रखा है लोकसभा के 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन। ये याद रखना है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे, अब नहीं चुने जाते। तो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, तो वो इसमें भाग नहीं लेते थे। अब एंग्लो इंडियन कौन होते, तो इन्हें आंग्ल भारतीय कहा जाता है। ऐसे लोग जो पहले संविधान प्रारंभ से ही हमारे यहाँ रह रहे और वो अपने समुदाय के नहीं, वो अंग्रेजी समुदाय के, तो उन लोगों में से 2 कैंडिडेट राष्ट्रपति स्वयं चुनता था, तो वो 2 लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद में आपको याद रखना है 12 सदस्य जो राज्यसभा में चुने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पहले तो संख्या ही पूछी जाती थी और डीप में भी पूछ सकता है। अब 12 सदस्य कौन होते हैं, तो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान, खेल आदि क्षेत्रों से जो चुने जाते हैं, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति इन क्षेत्रों से चुनता है। अब ये लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। वो पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करेंगे कि अगर मान लो राष्ट्रपति ने किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी को चुना है और वही वाला राष्ट्रपति जब डबल किसी भी उसी राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ेगा, तो वो व्यक्ति तो उसी को वोट करेगा ना। तो इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो 12 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में, वो भाग नहीं लेंगे, 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेंगे और विधान परिषद के सदस्य भी उसमें भाग नहीं लेंगे। अब जितने भी राज्यों में विधान परिषद है, बहुत सारी जगह पर नहीं है, तो जहां पर है वहां के सदस्य, वहां के विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ये याद रखना। तो इसमें एक और पॉइंट अपन ऐड कर लेते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है। अब आगे देखें तो विधान परिषद के बाद में और क्या बच रहा है, तो जितने भी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़ के, दिल्ली और पुदुचेरी दोनों को छोड़ के बाकी के जो 6 यूनियन टेरिटरी है, इनके सदस्य चाहे वो विधानसभा के हो किसी के भी हो, वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होगा और शामिल कौन नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं और सभी विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अब भाग कौन नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन नहीं होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे
2 सदस्य एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य और सभी विधान परिषद के सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी को छोड़कर बाकी के 6 यूनियन टेरिटरी के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब देखते हैं आगे। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होती ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है और इसके निर्वाचन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल मत संक्रमणी, ये गलत लिखा हुआ है, यह एकल मत संक्रमणी मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की संख्या नहीं, मत मूल्यों की संख्या ज्ञात की मत मूल्यों की संख्या काउंट की जाती है, गिना जाता है। ये चीज याद रखना है। तो सबसे पहले ये याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की संख्या नहीं काउंट की जाती, मत मूल्यों की संख्या काउंट की जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में पद्धति कौन सी यूज करते हैं, तो इसके निर्वाचन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल मत संक्रमणी मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना नहीं की जाती, मत मूल्यों की गणना की जाती है। उसके बाद में राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब न्यूनतम कोटा क्या होता है, तो वैध मतों की संख्या से आधे से 1 अधिक होता है। अगर वैध मत n है तो n/2 + 1, ये आपको याद रखना है। आया समझ में? जितने भी वैध मत डले हैं आधे से 1 ज्यादा मिलना जरूरी होता है, इसको न्यूनतम कोटा कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दिए जाते, वरीयता दी जाती, ये चीज भी याद रखना है। मतलब इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रेफरेंस, वरीयता। उसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार को, ये पहले के अनुसार है, तो 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता की गणना की जाती है, मैंने बता दिया है, मतों की गणना नहीं की जाती है। उसके बाद में आगे देखेंगे आर्टिकल 71 में क्या है। तो आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 71 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। अब कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर विधायक हो, सांसद हो, किसी के भी चुनाव में अगर कुछ धांधली होती है तो उनको सोल्व करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसको सोल्व करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। ये चीज आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 71 में दे रखा है। तो आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें आर्टिकल 57 के अनुसार राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये हम ऑलरेडी देख चुके कि भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर देखेंगे आर्टिकल 56 में क्या दे रखा है। तो 56 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि एवं कार्यकाल, राष्ट्रपति की पदावधि एवं कार्यकाल याद रखना है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है, ये याद रखना है। मैंने कहा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति पद धारण ना कर ले। ठीक है, ये याद रखना है कि जब तक कोई नया राष्ट्रपति पद धारण नहीं करेगा, अगर पुराने वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म भी हो गया है तो उसके बाद भी जब तक नया वाला राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक पुराना वाला राष्ट्रपति उस पद पर बना रहेगा। यह हमें याद रखना है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि को 2 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अपने पद से कितने प्रकार से हट सकता है, तो यहां दे रखा है 2 प्रकार से हट सकता है। वो क्या क्या प्रोसेस है तो मैं आपको बताता हूं। एक तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरित त्याग पत्र में, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि भैया राष्ट्रपति अपने पद से अगर हटना चाहता है स्वयं, तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित एक त्याग पत्र देकर
हट सकता है। दूसरा वाला है संविधान के अनुसार असंगत आचरण करने की महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। जब वो संविधान के अनुसार असंगत आचरण करेगा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के आर्टिकल 61 में इसको दे रखा है कि आर्टिकल 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, इसको बहुत डीप में समझते हैं, ये एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि आर्टिकल 61 में क्या दे रखा है, तो हमें याद रखना है कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। अब महाभियोग क्या है, तो सिंपल शब्दों में अगर समझे तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, ये है महाभियोग। तो राष्ट्रपति दो प्रकार से हटता है। एक प्रकार तो मैंने बता दिया कि अपने संबोधित त्यागपत्र में, किसको देगा त्यागपत्र, तो उपराष्ट्रपति को देगा। और दूसरा वाला है कि जब वो अपने पद का उल्लंघन करता है या संविधान के अनुसार असंगत रहता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अब वो प्रोसेस देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन की स्थिति में लाया जाता है। फिर दे रखा है कि महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि महाभियोग का संकल्प किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है कि राज्यसभा में लाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी सदन में ला सकते हो, आप चाहो तो लोकसभा में ला सकते हो, आप चाहो तो राज्यसभा में ला सकते हो, ठीक है। वहां के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करा हुआ पत्र 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सौंपा जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितने भी वहां कैंडिडेट है, जिस सदन में अपन ये प्रस्ताव ला रहे हैं, वहां के 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षरित करा हुआ पत्र, 1/4 मतलब 25%, 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षरित करा हुआ पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सौंपा जाना चाहिए, ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पहले लाया जाता है, तो हम किसी भी सदन से ला सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित करा हुआ पत्र राष्ट्रपति को सौंपना होगा, तो 1/4। फिर कितने दिन पहले सौंपना होगा, तो 14 दिन पहले। यह आपसे पूछा जा सकता है कि कितने दिन पहले सौंपा जाएगा, तो 14 दिन पहले सौंपा जाएगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब राष्ट्रपति को सौंपा जाना चाहिए ताकि उसे पता तो चले ना भैया उनको हटाया जा रहा है। फिर क्या होगा, तो जिस सदन में संकल्प लाया जाता है, यदि वह सदन अपने 2/3 बहुमत या इससे अधिक बहुमत से संकल्प पारित कर दे, तो संकल्प दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर मान लीजिएगा अपन लोकसभा से 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षरित करा हुआ पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सौंप देते हैं, ठीक है, और फिर यही सदन इसे 2/3 या इससे अधिक बहुमत से पारित कर देता है, तो ये प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन में जाता है। अगर हमने इसे लोकसभा से पारित करा है तो फिर ये जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में क्या होगा, तो राज्यसभा में दूसरे सदन में जब इसे भेजा जाएगा तो राज्यसभा में राष्ट्रपति स्वयं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखेगा। अगर दूसरा सदन फिर भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत या इससे अधिक बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा, और अगर नहीं कर पाता है तो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा और राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। अभी तक भारत के राष्ट्रपति पर कभी भी महाभियोग प्रक्रिया नहीं लाई गई है, ये आपको याद रखना है। किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा अभी तक नहीं हटाया गया, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये था संविधान के आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया का वर्णन। तो मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाता है, कैसे नहीं लाया जाता है, ठीक है।
तो अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार एवं शक्तियां। अब देखते हैं राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, क्या उनकी शक्तियां होती हैं, इनको अपन 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कार्यपालक शक्तियां। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कार्यपालक शक्तियां। अब कार्यपालक शक्तियां किस में दे रखी है, तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत दे रखी, ये याद रखना है। तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत है कार्यपालक शक्तियां। अब कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत क्या दे रखा है, तो कार्यपालक शक्तियों के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति, देखो यहां दे रखा है कि 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसके अंतर्गत वो निम्न 3 प्रकार की नियुक्तियां करता है। कितनी प्रकार की नियुक्ति करता है, 3 प्रकार की। अब पहली नियुक्ति है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है, और पद मुक्ति भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। ये पहली, प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही पद मुक्ति करता है। दूसरी है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है और पद मुक्ति संसद के द्वारा की जाती है। तीसरी है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है, पर पद मुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जांच प्रतिवेदन में दोषी पाए जाने के बाद संभव है। तो ये 3 प्रकार की नियुक्ति यहां दे रखी है। पहला कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्ष पर ही पद मुक्ति करता है। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जब जिसे कहेगा उसे उस पद पर बना देगा, जब प्रधानमंत्री कहेंगे तब हटा देगा। अब ये पद कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं मंत्री, जितने भी मंत्री चुने जाते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर बना दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर हटा दिए जाते हैं। फिर है राज्यपाल, जितने भी भारत के राज्यपाल होते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर बना दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री के कहने पर तुरंत हटा दिए जाते हैं। फिर याद दे रखा है महान्यायवादी। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में, जिनको अपन शॉर्ट में एजी अटॉर्नी जनरल कह सकते हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल भी प्रधानमंत्री के कहने पर बना दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री जब कह देते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। फिर दे रखा है राजदूत, ठीक है, जो दूसरे देशों में हमारे राजदूत होते हैं, और उच्चायुक्त तो बोले तो हाई कमिश्नर होते हैं। राजदूत एम्बेसडर होते हैं और हाई कमिश्नर को उच्चायुक्त तो बोलते हैं। इन लोगों को भी हटा दिया जाता है प्रधानमंत्री के कहने पर, और प्रधानमंत्री के कहने पर इनको बना दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो पहली नियुक्ति में कौन कौन से, प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही पद मुक्ति करता है, जिसमें कौन कौन आएंगे, तो एक तो आएगा आपके मंत्री, राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद महान्यायवादी, राजदूत और उच्चायुक्त। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी नियुक्ति के प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करता है, परंतु पद मुक्ति संसद के द्वारा ही संभव है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं। देखो कौन कौन आता है, दूसरी वाली याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं, मतलब चीफ जस्टिस आते हैं, और जितने भी, जैसे टोटल 33 + 1 है अभी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आएंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो चीफ जस्टिस आएगा, उसके बाद सीएजी वाला पद होता है। सीएजी होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये वाले जो पद होते हैं, ठीक है, तो सीएजी हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये वाले जो पद होते हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्त किए जाते हैं, पर पद मुक्ति संसद के द्वारा होती है। अब इसका रीजन क्या है कि इनमें संसद की क्या जरूरत पड़ती है, तो मैं बताता हूं। देखो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है हमें। सबसे पहले अगर बात करें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, अगर मान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री अपने अनुसार बना देते हैं और ये प्रधानमंत्री के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि ये इनको पद से हटा दिया जाए। पर जो संसद है, तो संसद में तो दूसरी पार्टियां भी रहती है, विपक्ष भी रहता है। तो किसी भी, अगर सीईसी को हटाना चाहते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना चाहते हैं, तो संसद में तो विपक्ष ही भी होगा, तो विपक्ष उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने देगा, ठीक है। तो इस वजह से उनको उनके पद से फिर आप नहीं हटा सकते। दूसरी वाली बात है सीएजी है, तो सीएजी भी, अगर सीएजी कौन होते हैं, तो सीएजी को हटाने, सीएजी को अगर हम बात करें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों के सबके लेखाओं के ब्यौरा रखते हैं।
अब अगर ये सरकार के हिसाब से नहीं चले तो सरकार तो यही चाहेंगे ना कि प्रधानमंत्री जब चाहेंगे कि ये हट जाए, पर आप इनको नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि इनको संसद हटाएगी, और संसद में सभी पार्टियां होती, विपक्ष भी होता, अकेली सरकार ही नहीं होती इसमें। उसके बाद में जो अगर हम बात करें CAG आ जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें तीसरी वाली नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्ति करते हैं, परंतु पदमुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जांच प्रतिवेदन में दोषी पाए जाने पर ही संभव है। अब इसके अंतर्गत कौन होते हैं? तो UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य। अब UPSC का पता होगा आप लोगों को कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है, पर पदमुक्ति कब होती है? या तो जब उनका कार्यकाल खत्म होगा, या फिर उनके ऊपर जब आरोप लगाए जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की जांच में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तभी उनको उनके पद से हटाया जाता है, अदरवाइज नहीं हटा सकते। ये चीज आपको याद रखना है। ये सब अपन ने पढ़ा है कार्यपालक शक्तियों में। अब कार्यपालक शक्तियां अपन ने पढ़ी है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां अपन ने पढ़ी आर्टिकल 53 के अंतर्गत, ये हमें याद रखना है। अब दूसरी वाली शक्ति की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो सारी शक्तियां आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने याद रखा है आपको कार्यपालक, तो ये पहली है कार्यपालक। अब दूसरी अपन जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विधायी शक्तियां, तो विधायी शक्तियां अपन आर्टिकल 85 में पढ़ेंगे, 86 में पढ़ेंगे, 87 में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 85 में क्या दे रखा है? तो आर्टिकल 85 में दे रखा है विधायी शक्तियों के अंतर्गत अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 85 में संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा का विघटन करना। अब देखो इस चीज को अपन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है? तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है, यहाँ पर हमें स्पष्ट दे रखा है कि संसद के सत्र को आहूत करना। आहूत का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना। सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त करना। जैसे अभी लोकसभा को समाप्त, मतलब अभी जो संसद है उसको लास्ट में समापन जब किया जाता है, या समाप्त करना बोल दीजिएगा। और यहां दे रखा है लोकसभा का विघटन करना। अब लोकसभा का विघटन क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसको बोलते हैं भंग करना। जब मान लो लोकसभा को बीच में भंग करना पड़ जाए तो ये आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर है। तो हमें याद रखना है कि आर्टिकल 85 के अनुसार, आर्टिकल 85 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है उनके पास ये पावर होते हैं कि जब भी संसद को शुरू किया जाता है तो संसद को शुरू राष्ट्रपति करेंगे, संसद का जब समापन होगा तो समापन भी राष्ट्रपति करेंगे, और जब अगर बीच में कभी लोकसभा को खत्म करना पड़ जाए या भंग करना पड़ जाए तो लोकसभा को भंग भी राष्ट्रपति करेगा। या राज्यसभा क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो ये याद रखना कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसको कभी भी बीच में भंग किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर लोकसभा लिखा है, संसद नहीं लिखी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखते आगे। तो आर्टिकल 85 क्लियर है। अब देखते हैं आर्टिकल 86 के तहत क्या दे रखा है। तो आर्टिकल 86 के तहत संसद में अभिभाषण करने, वो उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। तो अभिभाषण का मतलब कुछ नहीं होता है, एक भाषण ही होता है। तो जो राष्ट्रपति संसद में भाषण देंगे वो आर्टिकल 86 के अंतर्गत है, ये याद रखना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 87, ये याद रखना। तो आर्टिकल 87 में क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहां दे रखा है कि आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। अब विशेष अभिभाषण क्या होता है इसको समझते हैं। देखना, नई लोकसभा के गठन के बाद, जब भी नई लोकसभा का गठन होगा या उसके प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति संबोधित करता है। कहने का मतलब है कि जब या तो नई लोकसभा बनी हो, जैसे अभी 24 में बनेगी। दूसरी वाली बात है कि जब लोकसभा का साल का पहले वाले जब बैठक होगी उसमें राष्ट्रपति एक संबोधन देता है, मतलब अपना भाषण देता है, वो भाषण ही राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहलाता है। अब उसके अंतर्गत क्या होता है, तो राष्ट्रपति का देखो यह दे रखा है
कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। राष्ट्रपति का यह संबोधन राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहलाता है। अब इस अभिभाषण को आगामी वर्ष में क्रियान्वयन होने वाली सरकार की नीतियों कार्यों का उल्लेख किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। सबसे पहली बात तो है कि राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में होता क्या है। तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में सरकार की अगले साल की पॉलिसियां होती कि अगले साल तक वो क्या करने वाले, क्या उनकी नीतियां रहेगी, वो उसके अंतर्गत रहेगा। ये चीज याद रखना। दूसरी वाली बात ये याद रखनी कि राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है वो तैयार कौन करता है। तो सिंपल सी बात है कि सरकार में के जो मंत्री होते हैं उन्हीं को पता रहता है कि सरकार अगले 1 साल में क्या करने वाली होती है, क्या करने वाली है। तो वो उनको रिटर्न देंगे और राष्ट्रपति उनको संसद में सुनाएंगे। तो राष्ट्रपति का ये अभिभाषण कहलाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है। तो देखो, सबसे पहले 85 में आपकी विधायी शक्तियां, 86 में क्या है अभिभाषण, 87 में क्या है विशेष अभिभाषण। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और विशेष अभिभाषण तैयार कौन करता है। तो विशेष अभिभाषण तैयार करता है मंत्रिमंडल। ये याद रखना, मंत्री परिषद बोल दो या मंडल बोल दो, एक ही बात है। यही चीज आपको याद रखनी, ठीक है। अब देखते हैं और आगे। यहां दे रखा है आर्टिकल 331 के अनुसार लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। तो 2 लोगों का मनोनयन किया जाता था एंग्लो इंडियन का और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अब 12 सदस्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 331 के अनुसार जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। अब भैया इसलिए करता है कि सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को चुनेंगे तो पार्लियामेंट में जाके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में समझाएगा, वहाँ उनकी प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो उससे क्या होगा, स्पोर्ट्स में बेनिफिट होगा। किसी साइंटिस्ट को चुनेंगे तो जो साइंटिस्ट को जो प्रॉब्लम्स होती है वो उनके बारे में पार्लियामेंट में बोलेंगे। तो इन क्षेत्रों में भी बेनिफिट होगा। इसलिए 12 कैंडिडेट को ऐसे क्षेत्रों से चुना जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर दे रखा है आर्टिकल 111 में क्या है। तो आर्टिकल 111 भी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। ये याद रखेंगे, आर्टिकल 331 हो गया, आर्टिकल 111 हो गया। आर्टिकल 111 में क्या होता है देखो, तो विधेयकों पर राष्ट्रपति 2 प्रकार से सहमति दे सकता है। वो सहमति दे देता है या रोक लेता है। देखो सिंपल सी बात है, आपको कभी पता हो, आपने वीटो पावर सुना होगा, राष्ट्रपति का वीटो पावर, ये आर्टिकल 111 में ही है। अब आर्टिकल 111 में क्या होता है मैं बताता हूं आपको। सिंपल सी बात है कि पहले कोई सा भी बिल होता है या विधेयक होता है तो पहले लोकसभा या राज्यसभा से पारित होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है। अगर लोकसभा से हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से हुआ है तो लोकसभा में जाएगा। अब उसके बाद ये सहमति के लिए जाता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये बन जाता है कानून। तो ये आर्टिकल 111 में दे रखा है, राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करे या ना करे तो ये उनका पावर है। ये आर्टिकल 111 में, इसे राष्ट्रपति का अपन वीटो पावर भी कहते हैं। वीटो पावर इसलिए कहते हैं कि भैया कभी कभी राष्ट्रपति इस वीटो पावर का यूज करके किसी भी बिल को रोक सकते हैं, उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो रुक जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं आर्टिकल 123 में भी क्या है। अब आर्टिकल 123 भी इनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत रहेगा, ये चीज याद रखेंगे। तो भारत का राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अब ये याद रखना है अध्यादेश क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो अध्यादेश होता है शॉर्ट टाइम रूल। शॉर्ट टाइम रूल का मतलब होता है थोड़े समय के लिए बनाया गया कानून। कहने का मतलब होता है कि जब संसद में लोकसभा नहीं होती है या सरकार ऐसी स्थिति में नहीं होती कि संसद में जाकर कानून बनाया जाए, उस वाली स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एक कानून बनाता है। थोड़े समय के लिए जो बनाया गया ऐसा कानून राष्ट्रपति का अध्यादेश कहलाता है।
ये याद रखना है। अब राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का अध्यादेश थोड़े समय के लिए बनाया गया कानून है, जिसे अनुमोदन के पश्चात धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये चीज आपको याद रखना आर्टिकल 123 में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों पे। मैंने आपको बताया सबसे पहले कार्यपालक शक्तियां देखी, फिर अपन ने देखी विधायी शक्तियां, और अब अपन देखेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, मतलब फाइनेंशियल पावर। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां आर्टिकल 53 में, और ये विधायी शक्तियां इतने आर्टिकल में, ये याद रखना है। 85, 86, 87 सिक्वेंशियल है। 85 में विधायी शक्तियां, 86 में अभिभाषण, 87 में विशेष अभिभाषण। उसके बाद में 331 में दो एंग्लो इंडियन प्लस 12 राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। 331 के बाद 111 में उसका वीटो पावर है, सहमति देना या ना देना, और 123 में उसका अध्यादेश है। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियां क्या होती है ये देखते हैं। तो यहां पे दे रखा है वित्तीय शक्ति। अब वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब याद रखना कि वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब वित्त आयोग क्या होता है, तो वित्त आयोग एक आयोग होता है जो ये तय करता है कि किस जगह पर सरकार ने किस चीज के लिए कितना खर्च किया होगा। उस खर्च का जो अनुमान लगाने का काम करता है वित्त आयोग करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। और अभी जो 16वां वित्त आयोग है, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष नए चुने गए, जिनका नाम है अरविंद पनगारिया। ये याद रखना। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह, और उसके पहले जो 14वें के थे वो थे YV रेड्डी, और 13वें के जो थे वो थे विजय केलकर। तो आपको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी साथ में याद रखना है। और अभी मैंने कहा है कि आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का जो गठन करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये उनका वित्तीय अधिकार है, ठीक है ना, वित्तीय पावर है, वित्तीय शक्ति आप बोल दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत अपन देखते हैं। अब देखो न्यायिक शक्तियां हैं संविधान के आर्टिकल 124 में और 143 में। इसको अपन डीप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और 214 के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मतलब कहने का ये है कि जो संविधान का आर्टिकल 124 है उसके तहत तो करता है सुप्रीम कोर्ट की, और 214 जो है उसके तहत करता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। ये करता है 124 में सुप्रीम कोर्ट है, और अगर बात करें 214 में तो हाई कोर्ट है। अब 143 में क्या है, तो 143 के अनुसार राष्ट्रपति विधि के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार रखता है। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार जो राष्ट्रपति चुना जाए वो कानून के क्षेत्र से हो, विधि के क्षेत्र से हो। जब भी राष्ट्रपति को परामर्श लेना हो कानून के किसी भी टॉपिक पर, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। तो ये आर्टिकल 143 में ये चीज आपको याद रखना है। एक और 72, ये हमें याद रखना है। तो 72 में क्या दे रखा है, 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमादान कर सकता है। तो मैंने ये कहा है कि राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो संविधान के किस आर्टिकल में, तो ये आपको याद होना चाहिए कि संविधान के आर्टिकल 72 के तहत है। उसके बाद में जिसको वो 5 प्रकार से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 5 प्रकार से, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां दे रखा है कि क्षमा, पहला दे रखा है क्षमा, दूसरा है प्रविलंब, तीसरा है विराम, चौथा है परिहार्य, और 5वां है लघुकरण। देखो सबसे पहले दे रखा है क्षमा, तो दंड को क्षमा कर देता है। जो भी आपके ऊपर केस चल रहा है, क्राइम जो आपने किया उसके लिए आपके ऊपर जो केस चल रहा है, तो उसको सीधा क्षमा कर सकता है।
दूसरा है प्रविलंब, सजा निष्पादन के समय को आगे बढ़ा देते हैं, मतलब जब आपको सजा होने वाली है उसके टाइम पीरियड को आगे बढ़ा दिया जाता है। विराम, सजा निष्पादन पर रोक लगा देता है, मतलब जो आपको केस आपके ऊपर जो चल रहा है, जो सजा होने वाली है उसके ऊपर स्टे लगा देते हैं। या फिर है परिहार, सजा को कम करने के अंतर्गत उसकी प्रकृति बदल देते हैं, मतलब सजा को कम करते हैं पर उसकी जो प्रकृति, उसका जो नेचर है वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपकी जो फांसी हुई है तो फांसी को बदल देते हैं उम्र कैद में, तो ये उसकी प्रकृति चेंज कर दी। अगला है पांचवा लघुकरण, सजा की प्रकृति बदले बिना उसे कम कर देते हैं। जैसे 20 साल की सजा है तो उसको 10 की कर दी, 7 की कर दी, तो ये हो गया लघुकरण। तो राष्ट्रपति क्षमादान आर्टिकल 72 के अंतर्गत है, ये याद रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपको 71 भी याद रखना है। तो 71 भी न्यायिक के तहत मान सकते हो। तो 71 में के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो ये कोई उनका पावर नहीं है, पर वो 72 है तो 72 के पास में 71 आता है, तो इसी से आप याद भी रख लेना, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या होती है, तो भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है और उन तीनों इमरजेंसी का जो पावर है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। सबसे पहले अपन ने एक बार वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां रिपीट कर लेते हैं, और इसके पहले मैंने जो आपको कार्यपालक और विधायी शक्तियां दी उनको भी आपको याद रखना है। तो वित्तीय शक्तियां मैंने आपको बता दी कि आर्टिकल 280 में है, और न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आर्टिकल 124 है, 214 है, 143 है और 72 है। और 71 इसका पार्ट नहीं है, पर वो 72 में भी राष्ट्रपति के पास क्षमादान है, तो उसी से आपको याद रख सकते हो आप। 71 उनका चुनाव संबंधी विवादों का जो निपटारा करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, मैंने साथ में इसलिए लिख दिया है, ये चीज आपको याद रखना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 352, 352, 356, 360 ये याद रखना है। इसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और इसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहली और दूसरी तो हमने जर्मनी से लिए, ये याद रखना है, और ये हमने अमेरिका से लिए, हमारे देश के संविधान में। कहाँ से लिए? अमेरिका से, ठीक है। ये अमेरिका से लिए, ये आपने दोनों जर्मनी से लिए। अब 352 में क्या है, पूरे भारत में अगर हमें आपातकाल लगाना है तो ये 352 के तहत लगती है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और 356 किसी पर्टिकुलर राज्य में जब लगाना हो तो इसे राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी इसे कहा जाता है। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाई है, ये रिसेशन ज्यादातर अमेरिका में आता रहता है, तो ये जो चलता है ये हमने अमेरिका से लिया है, पर ऐसी इमरजेंसी की स्थिति अभी भारत में नहीं बनी है, तो भारत में अभी एक बार भी नहीं लाया गया है। तो ये है वित्तीय आपातकाल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, तो आर्टिकल 53 का जो 3rd वाला है उसके अंतर्गत उनकी सैन्य शक्तियां। अब सैन्य शक्तियां कैसे यूज करते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं, ठीक है, और इस हैसियत से वो युद्ध के प्रारंभ और समाप्ति की घोषणा भी करते हैं। ये याद रखना है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इस हैसियत से वो युद्ध के शुरुआत या मतलब प्रारंभ या समाप्ति की घोषणा करते हैं। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ फैक्ट, मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दे रखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और अभी जो हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू जी, इनको छोड़कर सभी राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे। मतलब ये जो नाम बताया, और इवन इनमें द्रौपदी मुर्मू जी को भी जोड़ लेंगे, तो इनको छोड़कर जितने भी भारत में राष्ट्रपति हुए उनके पहले वो उपराष्ट्रपति रहे। ये ऐसे लोग हैं केवल जो डायरेक्ट राष्ट्रपति बने, बिना उपराष्ट्रपति बने, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कार्यकाल, मतलब सर्वाधिक कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल वो रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और न्यूनतम कार्यकाल जो रहा है वो
डॉक्टर जाकिर हुसैन का। सर्वाधिक आयु के जो राष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकट रमन, और सबसे कम आयु के जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी। और अभी हाल ही में देखो तो सबसे जो युवा राष्ट्रपति बने 64 ईयर से, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे तो उनका नाम है KR नारायण। ठीक है, इसके बाद में आता है भारत का उपराष्ट्रपति, उसको मैं अगले वीडियो में डालता हूं, तो आप देखते फिर अपन अगले वीडियो में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में अपन ने पढ़ा। थैंक यू।